बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सवाल सीट शेयरिंग को लेकर शुरुआत करना चाहूँगी कि कई बैठकें हो चुकी हैं, 3 दिन पहले भी एक बैठक हुई है साझा, और सभी विषयों पर चर्चाएं हो गई, लेकिन क्या सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ क्लेरिफिकेशन आया है गठबंधन की तरफ से? देखिए, हम सभी मुद्दों के साथ बहुत सरलता से, सहजता से सभी पार्टनर एक एक चीज़ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका सवाल सीट शेयरिंग पर है, तो सीट शेयरिंग का सारा जो फॉर्मेट है वो एकदम पॉजिटिव चल रहा है। और शायद आप ये जानना चाहेंगे कि कितना सीट चाहिए। बिल्कुल, सीधा सवाल मैं पूछ ही लेती हूँ कि कितनी सीटों पर इस बार कांग्रेस लड़ रही है? पिछले चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 सीटें हासिल हुई थी। इस बार क्या पोजीशन है, कितनी सीटें? मेरा सीधा उत्तर है कि हमारे सारे मुद्दे, इंडिया गठबंधन के 6 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर के सारे मुद्दे 2020 के इलेक्शन के एकदम इर्द गिर्द हैं। एक उसमें 2 पार्टनर नए आए हैं और 2 पार्टनर के लिए भी हम लोग एक रास्ता निकाले हैं, और वो रास्ता जो निकला है काफ़ी सकारात्मक है। लेकिन जो सीट की संख्या है 2020 के इर्द का है सभी। मतलब ये कांग्रेस की चाहत है या कांग्रेस की जिद है? ये फ्लेक्सिबल सभी के निर्णयों के साथ जुड़ा हुआ मामला है, अकेला मामला है नहीं। ये जब हम किसी गठबंधन का है तो गठबंधन धर्म का पालन सभी को करना होता है। किसी को हो सकता है कि एक कदम आगे आना पड़े, किसी को एक कदम थोड़ा पीछे हटना पड़े, लेकिन सभी को मिल करके हम लोग सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ चुके हैं। और अब तक जो निर्णय है वो काफ़ी पॉजिटिव है होने वाला है। सर, जो 2 नई पार्टियों का आपने जिक्र किया कि इस बार नई पार्टी 2 हैं, एक तो मैं वीआईपी समझ रही हूँ, दूसरी किसकी बात कर रहे हैं? एक पार्टी और है, रामविलास जी के छोड़ जी जी एक और है, उनकी भी बात चली है, और संभवतः हम लोग अपने तरफ आएंगे, और पॉजिटिव है अब तक, उसमें हम लोग काम कर चुके हैं। मतलब औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस की पार्टी जो है आरएलजेपी, उसको आप सीटें देंगे? सीटें देंगे, अभी हम लोग औपचारिकता वाली बात है, उनको हमारे और दूसरे साथी से बात हो चुकी है। हमारे पास भी उनकी फ़ोन आई थी कि हम बैठना चाहते हैं। इस बीच में हम दिल्ली चले गए, इधर देखते हैं उनके साथ बैठ के उनकी क्या कठिनाइयाँ हैं, लेकिन हम लोग सभी चाहते हैं कि एकजुटता के साथ सभी मिल के लड़ें। अब सर सवाल मेरा सिंपल है, 2 पार्टियां जो आई है, मेरे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक, और जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख ने कहा कि 30 सीट से कम हमको नहीं चाहिए। पशुपति पारस की पार्टी को अगर आप एडजस्ट करते हैं तो 5 सीटें कम से कम वो मांगेंगे। 35 सीट तो आपके इधर कट गए, तो ये जो 35 सीट है, ये गैप कौन मैनेज करेगा? आप मैनेज करेंगे या आरजेडी? मैथमेटिक्स फिक्स करना मेरा काम है, और हम मैथमेटिक्स पर काम कर रहे हैं। ये अच्छी सवाल है, आपका लगता है कि मैथमेटिक्स ठीक है, तो कोशिश हम भी करते हैं कि मैथमेटिक्स मेरा ठीक रहे। 243 सीटें हैं, उसी में एडजस्ट करेंगे? नेचुरली सीट तो बढ़ेगा नहीं, और सीट यदि नहीं बढ़ेगा तो हम लोग को सबको उस पर मिल करके एक सकारात्मक निर्णय लेना पड़ेगा, और उस निर्णय की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ भी चुके हैं। मतलब आपने अभी तक ये नहीं कहा खुलकर कि पीछे इसमें से कौन हटेगा, या कुछ सीट्स आरजेडी एडजस्ट करेगी, कुछ सीट कांग्रेस एडजस्ट करेगी, या पूरा पूरा कांग्रेस के ही जिम्मे? इसमें तो क्लियर है ना कि जब हम सभी मिल के एक निर्णय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो किसी को ना हटने की बात है, ना किसी को करने की बात है। सबके मिल के सामूहिक निर्णय होगा, और जो उसमें निर्णय होगा उसमें हम लोग सब कोई को मानना होगा। केवल कांग्रेस की बात नहीं है, सभी हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनकी भी बात है, और ये सब लोग को चाहत है भैया। ठीक है सर। अब मेरा सवाल अगला है, 9 जुलाई को जो यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ, मेजर प्रोटेस्ट, राहुल गांधी तेजस्वी दोनों साथ आए और ये
एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर, उसमें एक कंट्रोवर्सी ये हुई कि दो नेता कांग्रेस के, एक तो कांग्रेस के हैं कन्हैया कुमार और दूसरे जो निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव, दोनों उस गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और किसी भी कारणों से उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता है, लेट्स से। उसके बाद अभी जब बैठक हुई दिल्ली में, कांग्रेस की इंटरनल मीटिंग हुई, उसमें पप्पू यादव को बुलाया जाता है और पप्पू यादव की से आलाकमान की मुलाकात भी होती है। ये पूरी कंट्रोवर्सी, चूँकि मैं आपसे इस दरमियान पहली बार बात हो रही है, ये क्या था, क्या हुआ था उस दिन, और मीटिंग के दौरान तो आप वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ ये भी बताइए। देखिए, ये कंट्रोवर्सी नहीं था। आपने जिक्र किया कि दिल्ली के बैठक का, ये जो मीडिया में सारी बातें आ रही थी कि किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने चढ़ने नहीं दिया, तो उस पॉइंट पर एक दो बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा। पहली तो ये पहले से निर्धारित होता है, प्रोटोकॉल है। कई बार आप देखेंगे कि हमारे प्रभारी भी वो नीचे चल रहे थे। जब हम भी गाड़ी से उतरे तो वो भीड़ में मैं भी फंस गया था। लोगों को राहुल जी के प्रति इतना क्यूरियोसिटी, इतना लोगों को चाहत, कोई छूना चाह रहा था, कोई उनसे सेल्फी खिंचाना चाह रहा था, और उसी बीच में दाएं गेट से राहुल जी उतरे, बाएं गेट से राहुल जी उतरे, दाएं गेट से मैं गया। उतरने के क्रम में मैं भी फंस गया वहाँ। आप देखे होंगे कि कुछ देर के बाद मैं वहाँ पहुँच पाया। वहाँ की घटना के बारे में जिनके साथ हुई है उनकी बयान भी आ गई कि इस तरह की कोई बातें हुई नहीं। अब आइए दिल्ली के बैठक की बात। तो दिल्ली के बैठक में इसी सब घटना को क्रम को लेकर के पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लिया कि ये जो मीडिया में इस तरह की बातें आई है, आखिर बात क्या है। हालांकि कोई शिकायतें उनके तरफ से नहीं आई कि मेरे साथ कोई दुर्भावना हुई या मुझे कुछ बातें आई, लेकिन इसी को लेकर के हाई कमान ने उन्हें आग्रह किया था कि बिहार के सभी वरीय लीडर आ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी आ रहे हैं, हमारे पीसीसी अध्यक्ष भी आ रहे हैं, सीएलपी भी आ रहे हैं, उनके सामने बैठ कर के एक बातें हो जाए ताकि उनको भी ये नहीं लगे कि हम कोई उनके साथ जानबूझ के अपमान किए हैं। तो संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो मीडिया में बातें आ रही थी वो बातें को विराम देना जरूरी था। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, उन्होंने उसे पहल कर करके वहाँ कोशिश किया कि इसको रिजॉल्व किया जाए। तो बातचीत हुई और मसला हल हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं। मसला तो पहले हल हो चुका था ना, चूँकि उनका बयान में तो कभी कोई आया नहीं। यदि मेरे साथ कोई घटित है या किसी के साथ घटित है तो वो बताएगा ना कि मेरे साथ क्या हुआ। तो यदि मेरे साथ कोई घटना घटी है और मैं उसको कह रहा हूँ सकारात्मक है, इस तरह का घटना नहीं है, तो वो तो घटना वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये भी हुआ ना कि पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है। देखिए, यदि कोई विचारधारा मानता है तो उसको रोका भी नहीं ना जा सकता है। और ये केंद्र नेतृत्व जो हमारा है वो ऐसा महसूस करता है कि उनके साथ लगता है कि कुछ हुआ उस भीड़ भाड़ में, तो हमको उनसे मिल के पूछ लेना चाहिए और बिहार के लोगों के साथ पूछ लेना चाहिए ताकि इनको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। बिहार से जो लीडर गए हैं, यही मामला था। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा एक है और ये जग जाहिर है। देखिए, कई लोग हीरो का फॉलोअर्स होते हैं। हीरो कौन है इसमें और फॉलोअर कौन है? कई लोग पार्टी के विचारधारा से जुड़े रहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लीडर नहीं है, नेता नहीं है, कांग्रेस के सदस्य नहीं है, तब भी उसका फॉलोअर्स है। हमारा अभी सोशल मीडिया में देखेंगे तो हमारे फॉलोअर्स अभी बिलियन से बिलियन में चला गया, लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे फॉलोअर्स कौन टाइप के लोग। और मीरा का प्रेम तो नहीं है कांग्रेस और पप्पू यादव? नहीं, हो सकता है अभी कई बार मीडिया में कि राम कृष्ण के जोड़ी हिट किया है, राम कृष्ण का जोड़ी बिहार में कमाल कर रहा है, तो इसका भी है। लेकिन अभी हमारे सोशल मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि जिस तरह से फॉलोअर्स बढ़े हैं, हमारे व्यू बढ़े हैं, तो उसमें उस भीड़ में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे फॉलोअर्स बढ़े हैं तो हमारे कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले ही जुड़े होंगे। आप नाम लेने से क्यों बच रहे हैं राजेश जी? इतनी देर से हम पप्पू यादव के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप उनको से कह के संबोधन कर रहे हैं, लेकिन नाम लेने से बच रहे हैं। आप नाम ले रहे हैं ना,
कंटेक्स्ट तो यही है, आप तो नाम ले रहे हैं और उसी कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो आप जब नाम ले रहे हैं तो इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। मतलब आप बच रहे हैं। नहीं, बचने कहाँ, आप तो नाम ले रहे हैं सीधे, मैं माना तो किया नहीं कि उनका नाम क्यों ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, धड़ल्ले से लीजिए, इसमें कहाँ कोई परहेज है। मीटिंग में आए वो भी मैं कह रहा हूँ कि मीटिंग में क्यों बुलाया गया वो भी मैं बोल रहा हूँ, और वो भी एक कहीं ना कहीं सांसद हैं, तो एक शिष्टाचार, औपचारिकता, और वो खुल्लम खुला कांग्रेस को यदि सपोर्ट समर्थक हैं तो उनको रोका भी नहीं जा सकता ना। एक तरफा प्रेम है। क्या कांग्रेस भी प्रेम करती है, पप्पू यादव को उतना ही चाहती है और लेने के लिए आतुर है, ये तो बताइए अध्यक्ष हैं। ये कांग्रेस पार्टी सभी से प्रेम करती है, ऐसा थोड़े है, सबसे प्रेम करती है, उसमें वो भी। हाँ, अब इसी पे एक और सवाल है कि पप्पू यादव अगर बिहार में खुल्लम खुल्ला तो समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने मुलाकात भी की पप्पू यादव से, तो अब सवाल ये है कि क्या इससे जिस पार्टी के साथ आप चल रहे हैं बिहार में, आरजेडी और पप्पू यादव के बीच दूरियां किसी से छिपी हुई नहीं है और बिहार में हर जगह इसकी चर्चा है, क्या इससे खतरा है? हमारी संबंध को लेकर के कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बातें है कि यदि मीडिया में इस तरह की बातें चलेगी तो हो सकता है झगड़ा हो जाए, लेकिन हमारी तरफ से और हमारे गठबंधन के लोग भी काफ़ी सजग हैं, समझदार हैं। यदि उनको समर्थन से, बाहर के समर्थन से यदि गठबंधन को कुछ फ़ायदा भी हो जाए तो उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब आप लोग पप्पू यादव का फायदा उठाने भर से उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं नहीं, फ़ायदा की फ़ायदा की बात नहीं है, उनको तो हम लोग कभी आग्रह नहीं किया, लेकिन उनको एक मन में है कि हम कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई ऐसे लोग भी हैं मीडिया में ही जो कि ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं कि भाई हम मानसिक तौर से कांग्रेस का है। इसका मतलब वो थोड़े हैं कि उनकी प्रोफेशन पर कोई आस आने वाला। ठीक है, ये मेरी मन की बात है, मेरी मन की भावना है। तो आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है पप्पू यादव की अगर राहुल गांधी से मुलाकात हुई या पप्पू यादव का समर्थन कांग्रेस खुल कर लेती है इस चुनाव में, तो क्या इससे आरजेडी को दिक्कत नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, दिक्कत, यदि कठिनाई, परेशानी होगी तो हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करें। अगर कोई परेशानी होगी तो हमारा पार्टनर हैं, उनको यदि कठिनाई होगी तो हम भी प्रयास करेंगे कि उनको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। एक और सवाल है मेरा, पिछले चुनाव से इस चुनाव तक ये देखा गया कि पिछले चुनाव में जैसा मैंने बताया भी कि 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और 19 सीटें जीत पाई। इस बार कांग्रेस की कोशिश है कि एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जो आपका विनिंग परसेंटेज है उसको इम्प्रूव करें, लेकिन कांग्रेस पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये आरोप लगता रहा है पिछले चुनाव से इस चुनाव तक की अगर बात कर ले तो कि ये आरजेडी की मात्र एक पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। अभी आप क्या नहीं, ये अभी के समय आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है सर, ये मैं फीडबैक नहीं दे रही हूँ। मेरा सवाल है तो मन में आपकी सवाल होगी, तो ये तो पुराना सवाल है, मैं अभी के समय में बात कर रहा हूँ। ये तो सीट शेयरिंग, जिस दिन सीटें साझा होंगी उस दिन तक स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई इस तरह कांग्रेस पीछे ही बनकर रहती है आरजेडी से या अपना एक अलग प्रारूप इस बार तय कर रही है। इसका जवाब आपको जब गठबंधन के सारे टिकटें बाहर आ जाएगी तो अपने आप मिल जाएगा। और जहाँ तक गठबंधन में है तो गठबंधन में देखिए ये बात सही है कि लोकतंत्र में जो जीतता है, जो जीता वही सिकंदर। यदि यही होता, हम अल्पमत में होते हुए 19 सीट हमारे पास था और किसी दल को घटता और हम समर्थन दे देते तो हम ताकतवर कहलाते। वही 1900 किसी दल का आंकड़ा, हार जीत से किसी दल को कमज़ोर या मजबूत नहीं कहा जा सकता है। वही जनता सत्ता पक्ष को देता है एक टाइम में और वही जनता विरोधी पक्ष को भी देता है, लेकिन अंतोगत्वा कमजोरियां कहाँ दिखती है? वोटर का मन में तो कमजोरी रहता तो वो तो सब वोट देता है, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएशन है कि हम अपना काम
कम या ज़्यादा करेंगे तब हमारी रिजल्ट होगा। तो हो सकता है हमारी में कमियां रही होंगी, हम खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम उन कमियों के ढूंढ करके उसमें हम सुधार कर रहे हैं, और अभी के समय क्या है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। हम काम कर रहे हैं, हम गठबंधन के वोट को प्रतिशत को हम 23 से 24% लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें कई जगह हम सफल भी हुए हैं। और तेजस्वी का नेतृत्व कांग्रेस को स्वीकार है। सारे फैसले हम लोग गठबंधन के अंदर, हमारे नेता और हमारे हाई कमान के सारे विचारों से हम लोग अवगत करा चुके हैं गठबंधन के लोगों को, और हमारा गठबंधन किसी भी चीज़ में अब तक पूरी ताकत से एकजुट है, हर मुद्दों पर एकजुट है, और आने वाला समय में सभी प्रश्नों का जवाब, हालांकि प्रश्न तो आप लोग जिंदा रखे हुए हैं, उसको कब तक जिंदा रखेंगे हमको भी पता नहीं। ये तो स्पष्ट कर दीजिए कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। उस सारे मुद्दे को विराम मिल चुका है। आने वाला समय में आप देखेंगे कि सारे फैसले 2020 के इर्द गिर्द होगा। हम काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ गठबंधन को चाहते हैं। चूँकि सामने बैठा जो सरकार है वो फेल हो चुकी है, हम जनता के दायित्व के लिए हम फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हम जनता के बीच उनके मुद्दों को लेकर के हमें कुछ सेक्रीफाई भी करना पड़ेगा। हमें जनता के बीच जाने के लिए 2 कदम हमारे पार्टनर को आगे बढ़ना होगा, तो कुछ हमारे पार्टनर को 2 कदम पीछे भी हटना होगा। इसलिए कि ये महत्वपूर्ण ये है कि अभी की सरकार थक चुकी है, अभी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर फेलियर है। आप 15 दिन में 31 घटनाएं घटी है, तो ये सब मुद्दे के लिए हमको कहीं सेक्रीफाई करने की आवश्यकता होगी, तो हम लोग करेंगे। एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीएलओ जो कागज़ दे रहा है उसमें वो अधूरा है, तमाम चीज़ें हैं। क्या ये जो एसआईआर का मुद्दा है अब बहुत ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है? चुनाव आयोग लगातार हर भ्रम का खंडन करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 35 लाख वोटर्स ऐसे हैं बिहार में जिनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है, यह स्पष्ट अभी तक आ गया। और अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है, चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। क्या कहेंगे एसआईआर की प्रक्रिया पर, और जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? ये आरोप नहीं है, ये हकीकत है। कई आरोप हमारे जो सत्ता पक्ष के लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये 3 बातें तो तय है ना कि आप एसआईआर जो आप लागू किए हैं, 25 दिन में कोई भी प्रक्रिया आप पूरा करने में सक्षम है। जो प्रक्रिया 22 महीना लगते हो उसको पूरा करने में, पूरी प्रक्रिया 22 महीने लगता हो, 22 महीने लगता हो, उस प्रक्रिया को आप 25 दिन में कैसे ख़त्म कर सकते हैं? 8 करोड़ वोटर, उसको आप प्रमाण दे करके, आइडेंटिफाई कर करके आप उसको लेना चाहते हैं, फुल प्रूफ आप बनाना चाहते हैं, कैसे होगा 25 दिन में? अंतोगत्वा देखिए, इन लोगों ने यू टर्न लिया, और यू टर्न ये लिया कि अब जैसे तैसे जो भी दे दीजिए कर देगा, नहीं होगा। अंत में वो लोग बैठ करके ऑनलाइन सब सबमिट कर रहे हैं। आपका मोबाइल उन पर, उनका मोबाइल उनका, आपका फेस उनका, वो कर रहे हैं, प्रेशर में है बीएलओ, और डेली हो रहा है कि आपको इतना % करना है। आज के डेट में तो यदि उनका नोट ब्रीफ थी, प्रेस नोट देखेंगे शाम को, तो हो सकता है कि कंप्लीट कर चुके होंगे। लेकिन आप खुद सोचिए कि वो प्रक्रिया 25 दिन के अंदर आप कैसे पूरा करेंगे? और मैं स्पष्ट कह दूं कि जब मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिल्ली मिलने गया डेलीगेशन के रूप में, तो उन्होंने मुख ताए रूप पर बड़ी गुस्से में कहा था कि आप कुछ कर लो, लेकिन ये पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये अपने आप को इलेक्शन कमीशन बदल चुका है, ये इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था। और दूसरी बात करते करते उन्होंने कहा था कि जो पलायन किए हुए मजदूर हैं लगभग 2 करोड़ हैं, 20% बनता है, वो 20% तो एलिमिनेट होगा ही होगा। और मैडम आप ऑन द रिकॉर्ड आप रिकॉर्ड करिए
सारे मीडिया में मैं बोला हूँ कि 20% के आसपास ये लोग वोट देने से वंचित होंगे, उनके साथ वोटबंदी हो जाएगी। आज 35 लाख का आंकड़ा है, इसको आने वाला समय में 2 करोड़ से कम नहीं होगी, कम भी होगी तो 1 करोड़ 80 लाख से आसपास होगा, ये मेरा अनुमान है। कौन लोग होंगे ये 2 करोड़ जो वंचित होंगे? ये उसमें सबसे ज़्यादा तो पलायन किए हुए जो मजदूर हैं, जो दिल्ली में हैं। अभी मैं दिल्ली गया था तो कुछ अप्रवासी लोग से एक जगह मैं खाना खाने गया, पूरे बिहार के लोग थे। उनसे पूछा कि आप गए अपने वोट को ऐड कराने? तो वो बोला कि सर हमने प्रयास किया, ट्रेन के टिकट नहीं मिली। आजकल पहले था हम लोग कटवाते थे टिकट, वो भी अभी बंद है। अब हमको 7 लोग यहाँ रहते हैं, मेरे पलायन किए हुए मजदूर से हमारी दिल्ली में बात हुआ, और वहाँ जो छोटे मोटे नौकरियाँ कर रहे हैं उनके वो पहुँच नहीं पाए, और ऑनलाइन करना है, उनके पास पेपर नहीं है। ठीक है, तो मतलब पलायन किए हुए लोग और जो बाहर नौकरी इसमें जो सरकार के पास आंकड़ा है और ये कर चुके हैं, चूंकि अब आनन फानन में आपका नाम उसका नाम डाल करके कोटा पूर करेंगे और लास्ट में उतना कहेंगे कितना छट गए, उनके पास छांटा हुआ है। जो इलेक्शन कमीशन के चेयरपर्सन ने बोला, मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये इनका काम हो चुका है, ये केवल इसलिए दे रहे हैं पब्लिक में एक रिफ्लेक्शन कि कैसे पहले हम लोग सिनेमा देखते थे तो देखने जाते थे, पोस्टर हम लोग देखते थे कि कमिंग सून कौन कौन फिल्म आ रहा है, तो 16 फिल्म आ रहा है, इतना तारीख को आ रहा है। तो ये उसी तरह से कर रहे हैं कि इधर से लाएंगे और उसको दिखाएंगे कि कमिंग सून है, वो हो चुका है, वो फिल्म लगना खाली बाकी है। मतलब पहले से ही छाट के रख चुका है चुनाव आयोग। हाँ, चूँकि देखिए एक माननीय राज्यसभा के सांसद ने एक क्वेश्चन किया था कि बिहार में कितने पलायन किए हुए लोग हैं। एग्जैक्टली 2 करोड़ जो है श्रम संसाधन विभाग ने जवाब दिया था, लोग 2 करोड़ रजिस्टर्ड पलायन किए हुए हैं, ये शब्द है रजिस्टर्ड। और दूसरा उन्होंने कहा था कि अनरजिस्टर्ड इससे बढ़ के हो सकते हैं, लगभग 3 करोड़। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।